मेरी 16 साल हसीन साली कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आई थी, जिसे मैं बच्ची समझ रहा था। वह तो पूरी की पूरी आग निकली निकली। मेरी बीवी अपनी माँ के साथ अस्पताल में दाखिल थी, इसीलिए रात को मेरी सास मेरी साली को मेरे पास छोड़कर गई। मैंने उसे बच्ची समझकर अपने पास सुला लिया कि कहीं वह मेरे घर में डर ना जाए, लेकिन उसने तो आधी रात को मेरे साथ बेड पर, रात के 12 बजे के करीब मेरे कमरे की दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं समझ गया था कि इस वक्त मेरी साली शीतल ही होगी, क्योंकि इस वक्त इस पूरे घर में वो अकेली थी और वह पहली बार हमारे घर आई थी, तो शायद रात के इस पहर उसे डर लग रहा था। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोला, मेरी हैरत का इंतहा न रही, क्योंकि मेरी साली छोटे छोटे पारदर्शी कपड़े पहने दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखते ही कहने लगी कि जीजा जी, मुझे आपके घर में बहुत डर महसूस हो रहा है। क्या मैं आपके कमरे में आपके साथ रात गुजर सकती हूँ? मेरी नज़र में तो शीतल एक 16 साल की बच्ची थी, लेकिन मैं उसे पहली बार देख रहा था। वह तो एक गुलाब की कली की तरह तरोताज़ा थी। 16 साल की उम्र में ही उसका बदन भरपूर जवान हो गया था। कमरे में मध्यम रोशनी होने के बावजूद उसके जिस्म का हर हिस्सा साफ नजर आ रहा था। वह मेरी बीवी की छोटी बहन थी। यह सोचकर मैं उसके वजूद से अपनी नज़र चुरा लिया था और उसे सोने के लिए सोफे पर तकिया दे दिया था और खुद बेड पर बैठकर मोबाइल चलाने लगा था। मेरी शादी को 5 साल होने वाले थे और मेरी शादी के वक्त शीतल सिर्फ 10 साल की एक बच्ची थी। मेरा ससुराल बहुत कम ही जाना होता था, इसलिए मैं उसे अभी तक बच्ची ही समझ रहा था। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि वह तो पूरी की पूरी कयामत थी। मैं मोबाइल में मग्न था और शीतल सोफे पर चैन की नींद सो रही थी। रात के उस पहर भी मोबाइल की स्क्रीन पर एक से बढ़कर एक सामान सामने आ रहा था, जिसकी वजह से मेरे सोए हुए जज्बात जाग रहे थे। मैं शीतल को आवाज़ देकर पूछा कि कोई दिक्कत है क्या? कहने लगी, जीजा जी, यह सोफ़ा बहुत छोटा है और मेरे पैर सोफ़ा से बाहर जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे सोने में परेशानी हो रही है। मैंने कहा, ठीक है, तुम मेरे बेड पर आ जाओ, मैं सोफ़े पर बैठ जाता हूँ। शीतल जैसे ही बेड पर आई, मैं अपना तकिया पकड़कर उठने लगा, तो शीतल ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया। कहने लगी, जीजा जी, आप सारी रात सोफे पर बैठे रहेंगे, मेरे साथ इस बेड पर सो जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं शीतल की बात मानकर वहीं पर लेट गया। मेरे लिए शीतल के जिस्म से नज़रें हटाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैं दूसरी तरफ करवट बदलकर मोबाइल चलाने लगा। लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक ही मेरी आंख लग गई। अभी मुझे सोए हुए कुछ देर हुआ था कि मेरी आंख खुल गई, मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। हर गुजरते वक्त के साथ मेरे जज्बात और भी बढ़ रहा था, लेकिन मैं बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पा रहा था। लेकिन मेरी साली ने कुछ ऐसा किया कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं न चाहते हुए भी मैं उसकी बात मानने के लिए मजबूर हो गया। मेरी और काजल की शादी को 5 साल गुजर चुके थे। काजल ने इन 5 सालों में मेरी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक अच्छी पत्नी होने की सारी फर्ज निभाई थी, और इन 5 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं था जब काजल ने मेरी सेवा में कोई कसर छोड़ी हो। मेरी और काजल की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी और हम दोनों एक दूसरे को पहले ही नज़र में पसंद आ गए थे। हम दोनों की प्यार मोहब्बत का सिलसिला बढ़ते बढ़ते शादी तक पहुंच गया था। जब मैं अपने घर वालों को बताया तो मेरी माँ ने ही यह कहकर इनकार कर दिया कि खानदान से बाहर मेरी शादी नहीं करेंगे। लेकिन मैं काजल की मोहब्बत में इतना आगे बढ़ चुका था कि एक पल भी गुजारा करना मुश्किल था। हम दोनों अपनी ही मोहब्बत में सारी बात करते हुए तमाम रिश्ते कायम कर चुके थे। कॉलेज में जाने के बाद हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वापस वहीं निकल जाते और कॉलेज के पीछे बने हुए छोटे छोटे होटलों में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगते थे। मैंने अपनी माँ को मानने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी भी सूरत में इस शादी के लिए नहीं माने। मैंने भागकर शादी कर ली। माँ बाप को इस बारे में जानकारी हुआ तो उन्होंने मुझे घर से ही निकाल दिया, क्योंकि मैं कोई नौकरी नहीं करता था। तो वह भी हमारी शादी के खिलाफ हो गई, और वजह यही थी कि मैं कुछ भी नहीं कमाता था। बहुत मुश्किल से मैं काजल के घर वालों को राज़ी किया, लेकिन काजल के घर वालों ने हमसे मिलना जुलना ख़त्म कर दिया था और हम भिखारी वाली ज़िंदगी गुजारते रहे। लेकिन जैसे ही मेरी नौकरी लगी और मेरे हालात कुछ बेहतर हुए तो काजल ने अपने घर वालों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। लेकिन अब वह लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि जब मुश्किल हालात थे तो उन्होंने मुझे नहीं अपनाया था
और इसीलिए मैं काजल के घर न जाने के बराबर जाता था। साल में 1 या 2 बार जाते थे, इसलिए काजल की छोटी बहन शीतल को कभी सही से देखा भी नहीं था। वो खूबसूरत लड़की बन चुकी है। ऊपर वाले ने हमें बेऔलाद ही रखा था और बहुत ज़्यादा इलाज करने के बाद अब काजल हमारे बच्चे को जन्म देने जा रही थी। मेरे घर वाले तो थे नहीं, इसलिए मजबूरन मुझे काजल की माँ बुलाना पड़ा। उनके घर में कोई नहीं था, इसलिए सास ने मेरी साली शीतल को मेरे घर छोड़कर गई थी। मेरी साली शीतल अब पूरे 16 वर्ष की एक खूबसूरत लड़की बन चुकी है। ऊपर वाले ने हमें औलाद की नीयत से कई सालों तक महरूम रखा था और बहुत ज़्यादा इलाज करने के बाद अब काजल हमारे बच्चे को जन्म देने जा रही थी। मेरे घर वाले तो थे नहीं, इसलिए मजबूरन मुझे काजल की माँ को बुलवाना पड़ा। और जब हम काजल को अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि काजल को 1-2-3 अस्पताल में दाखिल करना पड़ेगा। प्रेगनेंसी इस दौर में काजल को बहुत सी बीमारियां हो चुकी थीं। अस्पताल में किसी एक औरत की ही रुकना था, इसलिए मेरी सास रुक गई और काजल की छोटी बहन को मेरे पास हमारे घर में छोड़ दिया, क्योंकि वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मैं बहुत साल बाद काजल की बहन शीतल को पहली बार देख रहा था और मैं उसको देखकर हैरान रह गया था। मैं तो काजल की खूबसूरती का ही दीवाना था, लेकिन उसकी छोटी बहन तो उससे कहीं ज्यादा खूबसूरती थी और उसे देखकर मैं काजल को भूल गया था। शीतल ने काजल की गैर मौजूदगी में घर के सारे काम-काज बहुत अच्छे से किया और मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि काजल घर में नहीं है। उसने सारे घर को सलीके से साफ सुथरा करके सोने की तैयारी शुरू की, तो मैं भी अपने कमरे में चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई, तब मैं जान गया कि शीतल ही आई है। शायद उसे किसी चीज़ की ज़रूरत थी, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि शीतल तो कुछ और ही इरादा लेकर आई है। मेरे पास आकर कहने लगी कि मुझे बहुत ज़्यादा अकेलेपन महसूस हो रहा था, क्योंकि यह घर मेरे लिए बिल्कुल नया है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके कमरे में ही रात गुजर लूं। शीतल को एक छोटी सी नाइटी में देखकर मेरी नज़रें बार बार उसके जिस्म को आर पार कर रही थीं। वह आहिस्ता आहिस्ता मुझे बता रही थी कि जब उसने मुझे पहली बार देखा था तो मैं पहले ही नज़र में उसे बहुत अच्छा लगा था। उस वक्त वह सिर्फ 10 साल की थी। वह कहने लगी कि मुझे देखते ही लगा और उसे खुशी हुई कि उसकी दीदी की किस्मत इतनी अच्छी है। उसे दिन के बाद से मैं उसके ख्यालों में बैठ गया था। उसे दिन के बाद वह इन्हीं ख्यालों में रहती है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाला शख्स बिल्कुल मेरे जैसा हो। मुझसे बात करते करते अपनी नाइटी की डोरी से भी खेलने लगी थी। वह मुझे कह रही थी कि मेरी बड़ी बड़ी आंखें उसके जहां मैं हमेशा के लिए बैठ गई थी। वह कहने लगी कि उसने कई बार अपने पापा से मेरे लिए झगड़ा भी किया, क्योंकि वह चाहती थी कि उसके पापा मुझे माफ़ कर दे और अपना लें, ताकि वह दोबारा से मुझे देख सके। मुझसे बातें करते करते मुस्कुरा रही थी और मैं बहुत मुश्किल से नज़रें चुराकर अपने फ़ोन में ध्यान लगाने लगा। कमरे का माहौल एकदम से गर्म हो गया था। शीतल एक जल्दी ही आपकी जो मुझे अंदर भड़का रही थी। मेरे लिए खुद पर काबू करना बहुत मुश्किल हो गया था। मैं तो उसे एक बच्ची समझ रहा था, लेकिन उनकी जवानी तो किसी को भी दीवाना बनाने के लिए काफ़ी था। थोड़ी देर के बाद वो बार बार अपनी करवटें बदल रही थी और जब मैं उसे बेचैन देखा तो मैं पूछ रहा था कि क्या हुआ है। वह कहने लगी कि यह सोफ़ा बहुत ज़्यादा छोटा है और मैं इस पर आराम से नहीं सो सकती। यह सुनते ही मैंने उससे कहा कि वह बेड पर आकर सो जाए और सोफ़े पर मैं सो जाऊंगा। वह जैसे ही बेड की तरफ आई तो मैं उठकर जाने लगा, तो फिर मेरा हाथ पकड़कर कहा कि जीजा, आपको तकलीफ़ उठाने की क्या ज़रूरत है? ये आपका अपना ही घर है। आप एक तरफ सो जाइए, मैं दूसरी तरफ सो जाती हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। सारा दिन का रिजल्ट के पीछे भाग दौड़ करने में मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए वैसे आराम की नींद सोना चाहता था। इसलिए उसके बार बार करने पर मैं बेड पर एक कोने से होकर लेट गया और अपना फ़ोन चलाने लगा। शीतल की मौजूदगी में मुझे एक बेड पर उसके साथ सोना बहुत मुश्किल हो रहा था। फ़ोन चलाते चलाते मुझे कब नींद आ गई मुझे पता भी ना चला, और जब मेरी आँख हुई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे वजूद पर हाथ फेर रहा हो। और जब मैं पूरी तरह होश में आया तो शीतल मेरे बहुत करीब लेटी हुई है और उसकी उंगलियां मेरे जिस्म पर हरकत कर रही हैं। मेरे अंदर एक तूफान सी लगी था। शीतल जानबूझकर मेरे जज्बात को और ज़्यादा उकसा रही थी। वह अपने दिल की जज्बात को बातों बातों में पहले ही बयां कर चुकी थी कि वह मुझे पसंद करती है, और रात के इस अंधेरे में मेरे करीब आकर साबित कर दिया था कि मैं उसके लिए बहुत कुछ हूँ।
मैं बहुत कोशिश के बावजूद भी खुद को शीतल से दूर न कर सका और मैं भी करवट बदलकर उसके तरफ हो गया। मैं एक मर्द था और बहुत कोशिश के बाद भी खुद को मैं शीतल से दूर नहीं कर पाया था। नेट तो उसे इसी बात के इंतज़ार में थी। जैसे ही उसको लगा कि मैं उसका साथ देने के लिए तैयार हूँ, वह अपने जज्बात मुझ पर लूटने लगे थे और मैं भी उसका भरपूर साथ दिया था। जब हम दोनों ने अपना मकसद हासिल कर चुके, तो शीतल ने अपने फ़ोन हम दोनों की तस्वीर खींच चुकी थी, जिसमें हम दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। मैं शीतल से कहा कि इस तरह से तस्वीर फ़ोन में न ले, लेकिन शीतल कहने लगी थी, जब मैं उसके साथ नहीं रहूँगा तो वह हम दोनों की तस्वीर देखकर बीते हुए पलों को याद कर लिया करेंगी। मैं पूरी तरह उस पर फिदा हो चुका था और मैं यह तक भूल गया था कि मेरी बेचारी बीवी उस वक्त तकलीफ़ की हालत में अस्पताल में दाखिल है और वह कभी भी मेरे बच्चे को जन्म दे सकती है। शीतल के साथ जाने के बाद में जिम्मेदारी है ही नहीं, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि यह मेरी बर्बादी का आगाज़ होने वाला था। जैसे ही मैं हॉस्पिटल जाने के लिए निकलने लगा, शीतल मेरे करीब आई और मुस्कुराकर कहने लगी थी, जीजा, जाते जाते मुझे कुछ पैसे दे जाएं, मुझे बाजार जाना है। मैं भी मुस्कुराकर अपना बटुआ निकाला और अपने बटुए से 5,000 निकालकर उसके हाथ में थमा दिया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और मैं घर से निकल पड़ा। मैं सारा रास्ता खुशी से। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो मेरी पत्नी काजल की हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर ने बताया कि काजल जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। काजल की माँ भी बहुत परेशान थी। तब जाकर मेरी हालत खराब हो गई। सारा दिन मैं काजल के साथ रहा, लेकिन काजल की हालत पहले से बेहतर ना हुई। डॉक्टर ने कहा कि काजल को कुछ दिन और अस्पताल में रखना होगा। ये सुनकर ना जाने क्यों मुझे अजीब सा सुकून महसूस हुआ कि काजल जितने दिन अस्पताल में रहेगी, मुझे शीतल के साथ वक्त गुजारने का वक्त मिल जाएगा। मैं डॉक्टर से कहा कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने मुझे तसल्ली दी। मैं रात भर अस्पताल में रहा और सासू माँ से कहकर घर पर आ गया कि शीतल घर पर अकेली होगी और मुझे वापस जाना चाहिए, क्योंकि अस्पताल में काजल के साथ किसी औरत को ही रुकने की इजाज़त थी। इसीलिए काजल के साथ काजल की माँ का रुकना बहुत ज़रूरी था। जब मैं अस्पताल से घर लौटा तो शीतल बहुत खुश थी। उसने बहुत सारी खरीदारी की थी। वह बहुत आराम से मेरे सामने बिना किसी दुपट्टे के घूम रही थी। वह बार बार मेरे करीब आती और अचानक से मुझसे पूछने लगी कि मैं अपनी दीदी की अलमारी खोलकर देख सकती हूँ क्या। मैं शीतल से कहा कि इसमें भला पूछने की कौन सी बात है, तुम्हारी दीदी की ही तो अलमारी है। उसने कहा कि चाबी दे दीजिए। मैंने उसे चाबी दे दी और वह काजल की अलमारी खोलकर एक एक चीज़ देखने लगी और जो काजल रात को कपड़े मेरे लिए पहनती उसे निकाल निकाल कर दिखाने लगी और मुझसे पूछने लगी कि इसमें से आपको कौन सा पसंद है। मैंने एक छोटी सी नीले रंग की नाइटी पार हाथ राख और उसे कहा कि यह काजल पर पहुंच जचती है। यह सुनते ही शीतल वह नाइटी उठाकर कमरे से निकल गई और जब वह काफ़ी देर बाद वापस आई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह काजल की नाइटी पहने उससे भी ज़्यादा हसीन लग रही थी। अचानक वह मेरे आगे आकर मुस्कुराते हुए पूछने लगी कि ये मेरे बदन पर ज़्यादा जच रही है या दीदी पर ज़्यादा जचती है। ये सुनते ही मैंने उसे मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पर बहुत अच्छी लग रही है काजल, इसे पहनकर इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी अच्छी तुम लग रही हो। मैंने उसके हाथ में पड़ा मोबाइल साइड पर रख दिया और अपना मोहब्बत उस पर लुटाने लगा। उसे नाइटी में देखकर तो मैं बिल्कुल भी बेकाबू हो गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक 16 साल की उम्र की लड़की हुस्न की देवी भी हो सकती है। लेकिन शीतल तो हुस्न की सारी हदें पार कर रही थी। उसका पूरा ही बदन बहुत हसीन था और मैं हर गुजरते पल के साथ उस पर हावी होता जा रहा था। सारी रात अपनी जज्बात लुटाने के बाद जब मैं सुबह अस्पताल पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरी बीवी ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। यह सुनकर मैं खुश हो गया, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है। मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरी बीवी की हालात भी बहुत ख़राब थी और डॉक्टर उसे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। शाम तक काजल के हालात कुछ बेहतर हुई तो उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। मुझे अपने बच्चे की मौत का बहुत दुख था। मैं उसे अपने घर ले आया। काजल को देखकर शीतल का चेहरा उतर गया। उसने एक अजीब सी नज़र काजल पर डाली और वह कमरे में चली गई। मैं काजल को कमरे में लाकर लिटा दिया। मेरी सास ने मुझे लॉन्च में बुलाया कि दवाई के बारे में समझ दे।
मैं काजल की माँ के साथ बाहर गया, लॉन्च पर बैठा और वो मुझे दवाइयों के खाने के बारे में समझने लगी। तभी मैं शीतल को काजल के पास जाते हुए देखा। जब मैं शीतल को काजल के कमरे में जाते हुए देखा तो मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन मैं जानता था कि शीतल ऐसे कोई बात उसके सामने नहीं करेंगी। थोड़ी देर में ही शीतल वापस आ गई और अपनी माँ से कहने लगी, चलिए माँ, अब हम घर चलते हैं। और वह दोनों अपने घर वापस चले गए। मैं शीतल को अलविदाए नज़रों से देखा और मैं जानता था कि अब हम दोनों का मिलना बहुत मुश्किल है। शीतल को जाते देखा, मैंने एक ठंडी आह भरी। फिर थोड़ी देर बाद जब मैं दूध का गिलास लेकर काजल के पास पहुंचा तो काजल गुमसुम सी बैठी हुई थी। मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, अगर एक औलाद चली गई तो ऊपर वाला हमें दोबारा दूसरे औलाद दे देगा। मेरी बात सुनकर काजल मुझे एक अजीब नज़रों से देखा और कहने लगी, जो मैंने खो दिया है उसे दोबारा पाना नामुमकिन है। काजल के लहजे ने मुझे चौंका दिया था। मैं उसके आगे ही बैठ गया और उसे कहने लगा कि ऐसी बात क्यों कह रही हो। काजल कहने लगी कि शीतल मेरे सगी बहन नहीं है, वह मेरी बुआ की बेटी है, जिससे मेरी बुआ के मौत के बाद मेरे पापा हमारे घर लेकर आए थे। वह बचपन से ही मुझे बहुत नफरत करती थी, क्योंकि घर में हर चीज़ मेरी थी और उसे हर वह चीज़ चाहिए होती थी जो मेरे पास होती थी। पापा ने कभी उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, लेकिन उसके बावजूद भी उससे वह हर चीज़ चाहिए जो मेरे पापा मेरे लिए लेते थे या मुझे पसंद होती थी। जब मेरी तुमसे शादी हुई तो तुम मेरे घर आना जाना नहीं करते थे कि मुझे इस बात की तसल्ली थी कि वह तुम पर अपनी नज़रें नहीं जमा पाएगी, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी जलन में इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि उसने तुम्हें मुझसे छीलने के लिए वह सब कर दिया जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। काजल की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह मुझसे कह रही थी। शीतल ने जाने से पहले मुझे सारी वीडियो दिखा दी और सारी तस्वीर भी दिखा दी है, जिसमें हम दोनों एक साथ के काजल की बात सुनकर मैं घुटनों में आ गया। शीतल ने सब कुछ जानबूझकर एक मकसद के तहत किया था और मैं उसके हाथों कठपुतला बन गया था। काजल की आंखों में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत बाकी बच गई थी। उसने अपनी औलाद खो दी थी और सुकून भी मैं काजल के आगे शर्मिंदगी से झुक गया था। जब काजल ने मुझसे कहा था कि तुम जानते हो, शीतल ने जाते जाते मेरी वह नाइटी मांग कर लेकर गई है, क्योंकि वह नाइटी तुम्हें मेरे से ज्यादा उसके जिस्म पर जचती दिखाई देती है। मुझे लगा कि जैसे कि काजल की लफ्ज़ों ने मुझे ज़मीन पर जिंदा गाड़ दिया हो। अपने जज्बात के हाथों में अपनी पूरी जिंदगी हार गया था और काजल के आगे नज़र उठाकर जिंदगी नहीं गुजार सकता था। शीतल ने कुछ ही दिन बाद मुझे ब्लैकमेल करने की सिलसिला शुरू कर दिया था। वह मुझे हर बार एक बड़ी रकम का तगादा करती और मेरे ना देने कहने पर मेरी तस्वीर वायरल करने की धमकी देती। मैं जिस लड़की को 16 साल की सीधी साधी मासूम बच्ची समझ रहा था, वह दरअसल एक शीतल थी जो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। मेरा और काजल का रिश्ता बिल्कुल मुर्दा हो चुका था, क्योंकि काजल अब मुझे नफरत की नज़रों से देखती थी। वक्त ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। दोस्तों, मैं बस आप लोगों से यही कहूँगा कि कभी भी किसी के बहकावे में ना आएं। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, इसलिए अपने जीवन साथी का साथ दे और अपना रिश्ता को हमेशा पवित्र बनाए रखे, फूंक फूंक कर कदम रखे, क्योंकि हमारी एक गलती सारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफ़ी होता है। इसलिए हमेशा सावधान रहें।